हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लोग सारे टॉपिक्स को बिल्कुल सरल और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस बार इस सीरीज में हम लोग कवर करने जा रहे हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, जो अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, यूजी लेवल हो, पीजी लेवल हो, कहीं भी, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी को पूरी तरह कवर करेंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चावच में तैयार करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग फिजियोग्राफी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चावच। भारत में किस किस प्रकार के उच्चावच है, कहाँ क्या है, कहाँ कैसे स्थलाकृति मिलती, कहाँ कैसे स्थल रूप मिलता है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, मस्ट है वो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर किसी चीज में डाउट होता है तो हमें कमेंट कर सकते हो आप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो है भौगोल फिजियोग्राफी उच्चावच, भौगोलिक उच्चावच किस तरह का है। तो हम में से सबको पता है, क्या पता है कि भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारे भौगोलिक विविधता यानी कि विविधता है हमारे देश में। विविधता का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी, किस किस प्रकार की चीज, यहाँ धर्म, भाषा, खान पान सबसे विविधता। लेकिन हम जो कि भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल में विविधता अलग होती है। तो हम पढ़ेंगे भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता यानी कि यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत भी है, तो मैदान भी है। यहाँ पे बहुत उपजाऊ मैदान है, तो बहुत मरुस्थल भी है। ठीक है, यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, तो द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। ये भारत का गुण है। मतलब भारत में हर प्रकार की चीजें आपको मिलेगी। अगर आप पूरे वर्ल्ड को ना घूम पाओ ना, तो मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूंगी आप बस पूरे भारत को घूम लो। मतलब पूरा भारत इतना विविधता है, हर एक जगह का लैंड फॉर्म्स अलग, वहाँ का संस्कृति अलग, वहाँ का खान पान अलग, वहाँ का रहन सहन अलग। तो अगर पूरा दुनिया ना घूम पाओ तो इंडिया जरूर घूमना है। ठीक है, ओके ओके ओके, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक में यानी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। तो हम बता रहे हैं, तो भारत जो है एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। यहाँ ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत भी है और विशाल उपजाऊ मैदान भी है। जहाँ एक तरफ विस्तृत पठारी क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ मरुस्थल भी है, रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तटीय क्षेत्र भी है, समुद्र से लगे हुए भी क्षेत्र भी है, और समुद्र में डूबे यानी द्वीप समूह भी है। ठीक है, तो ये हमारी भारत की विशेषता है। भारत की प्राकृतिक संरचना यानी इसका जो भौगोलिक संरचना है, प्राकृतिक संरचना न केवल जलवायु, वनस्पति और नदियों को प्रभावित करती है, बल्कि यह मानवीय क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन और भी जनजीवन को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। भारत का जो भू आकृतिक स्वरूप है वो करोड़ों वर्षों के भूगर्भिक हलचलों, नदियों का निक्षेपण, ज्वालामुखी क्रिया, अपरदन, डेनुडेशन की प्रक्रियाओं से हुआ है। इसी कारण भारत में भौतिक विविधता अत्यधिक देखने को मिलती है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विविधता यहीं देखने को मिलेगी। तो भारत को सामान्यतः छह छह भौतिक विभाजनों में बांटा जाता है। कहीं कहीं भी आपको पांच भी मिल सकता है और कहीं कहीं भी छह भी मिल सकता है। तो हम लोग छह डिवाइड करेंगे, छह डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट मार्क करो। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भारत के भारत को सामान्यतः छह प्रमुख छह प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भू आकृति भू आकृति प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। विभक्त
किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 6। अब कम ये मत डालना कि कहीं पे आपको 5 मिल सकता है, कहीं पे 6 मिलता है। हम लोग 6 वाला पढ़ेंगे, क्योंकि 5 में ये क्या कहता है कि बस जो हमारा ये मरुस्थल है, डेजर्ट वाला जो पार्ट है, उसको इंडियन प्लेन्स में ही कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग सब अलग अलग करेंगे, ठीक है। हमारा पहला है उत्तर की पर्वतमाला। उत्तर की पर्वतमाला, इसको हम लोग हिमालय पर्वतमाला भी बोल सकते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा है हमारा दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। पांचवा है हमारा तटीय प्रदेश। और सबसे आखिरी आता है द्वीप समूह, छठा, ठीक है। द्वीप समूह। अब एक इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और उसमें ये सारा पार्ट्स को 6 पार्ट्स को हम डिवाइड करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैप देखो, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, कोई भी टॉपिक बना रहे हो, मैप इज कंपलसरी। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए आपके पेपर में, आंसर में, तो आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। एक ट्रिक है तुरंत इंडिया का मैप बनाने का, वो सीख जाओ, ताकि इन फ्यूचर अगर एग्जाम्स होते हैं तो आपके नंबर बढ़िया से मिल सके, ठीक है। यह है एक्स जे भी के, बस आपको इतना लिखना है। फिर इसके बगल बगल से बस इंडिया का थोड़ा थोड़ा स्टेडिंग वाला बाउंड्री आपको कर देना है। इतना तो आपको करना आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए आपका क्या हाल है। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंडिया का मैप बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया का मैप कंपलसरी है भाई। मैप आना ही चाहिए वाला बात होता है यहाँ पे, ठीक है। हमारा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, तो उसमें आप ये नहीं करिएगा। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया इंडिया। और इसको बनाने के बाद इसको इरेज भी कर देना, ऐसा नहीं कि रहने ही थे, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया, हमको 6 डिवीजन करना है, 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है इंडिया को। सबसे पहले दिया उत्तर की पर्वतमाला, तो ये है हमारा उत्तर का पर्वतमाला, जिसको हम लोग हिमालय पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा विशाल मैदान, ये भाग आया हमारा विशाल मैदान। हम अलग अलग डिजाइन कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये हमारा है मरुस्थलीय क्षेत्र। ये है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, ये विशाल मैदान में ही आ जाएगा। उसके बाद ये आता है हमारा दक्षिण का पठार, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण का पठार। और ये जो आपको साइड में भाग दिख रहा है, ये है हमारा तटीय प्रदेश। ये है हमारा तटीय प्रदेश और ये हमारा इधर है द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारा फिजिकल डिवीजन हुआ। अब इधर आता है, कुछ तो आता है हमारा पर्वतीय भाग, हिमालय पर्वतमाला का कुछ भाग, अब कुछ आता है यहाँ पे मैदान, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन हुआ। क्या क्या डिवीजन हुआ हम एक बार दिखाते हैं। ये है हमारा पहला उत्तर की पर्वतमाला। ये है हमारा दूसरा गंगा का विशाल मैदान। ये है हमारा तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र। ये है हमारा पांचवा दक्षिण का पठार, ये खाली छोड़ देते हैं। ये हमारा दक्षिण का पठार। ये है हमारा पांचवा
ये पांचवा है तटीय प्रदेश और ये है हमारा छठा, क्या है, द्वीप समूह। क्लियर है? 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। तो ये हमारा बेसिकली फिजिकल डिवीजन, इतना आपको बस इंट्रो में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ ये सारी चीजें पाई जाती है, इनका ये असर जो है वो जलवायु वगैरह के साथ साथ मानव के रहन सहन, उसके पर्यावरण, उसके परिवहन, उसके उद्योग, कृषि धंधों में भी पड़ता है। और भारत को 6 प्रमुख भूआकृतियों में बांटा जाता है, जो 6 प्रमुख ये हैं। अब इनको लिखने के बाद हम लोग एक एक करके फिर अलग अलग डिवीजन में भी देखना पड़ेगा कि सबका अलग अलग गुण क्या है, सबका फैक्टर्स क्या है, सब क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, लेट्स इरेज इट। ये था हमारा इंट्रो। इंट्रो में हम लोग को इतना लिखना है या इतना जानना है। हाँ, मैप भी इरेज कर दो क्योंकि मैप तुमको फिर से ही बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला हमारा क्या था, उत्तर की पर्वतमाला। यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं उत्तर की पर्वतमाला। और फिर से हम लोग इंडिया ड्रॉ करेंगे। ज्योग्राफी इज ओनली फॉर मैप। जैसे हिस्ट्री में बस डेट्स याद कर लेने से आधा काम हो जाता है ना, वैसे ज्योग्राफी में बस मैप बनाना सीख जाओ, फिर तुम्हारा आधा काम क्या पूरा ही काम हो जाएगा मैप्स के थ्रू। हाँ, चलो इसको इरेज कर देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जब भी हम लोग ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक पढ़े ना, तुरंत मैप से ड्रॉ कर लेना। ये नहीं आलस में लाना अपने अंदर, अरे मैप क्या ड्रॉ करेंगे दिमाग में, नो नो नो, मैप को ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। और एग्जाम में तो मस्ट है भाई, नंबर मिलते हैं इसमें। तो हमारा पहला है उत्तर की पर्वतमाला। उत्तर की पर्वतमाला यानी ये वाला पार्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। ओके, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। भारत के उत्तर में, अब तुम लोगों को डायरेक्शन तो पता ही होगा, होप सो। ये है नॉर्थ उत्तर, ये है साउथ दक्षिण, ये है ईस्ट पूरब, और ये है वेस्ट, है ना। हो गया ना कंफ्यूज? वेस्ट इधर आता है, ईस्ट उधर आता है। मैं चेक कर रही थी तुम लोग को कितना आता है। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं इसमें बता दिया उत्तर की पर्वतमाला, यानी कि जो उत्तर की पर्वतमाला है वो भारत के उत्तर में आता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो विश्व का नवीन है ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। जो विश्व के सबसे नवीन है ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है, ठीक है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई टोटल है 2500 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 2500 किलोमीटर है, ठीक है। 2500 किलोमीटर। हिमालय भारत को मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से बचाती है तथा मानसूनी मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बोले हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा, यानी कि ये साइबेरिया वाला पार्ट है, इधर से जो ठंडी हवा आती है इसको ये हिमालय पर्वत रोकता है। और साथ में जो मानसूनी वर्षा होती है, इधर से जो मानसूनी जो हवाएं जाती हैं ऐसे करके, वो यहाँ टकरा के यहीं रह जाती है, यानी मानसूनी वर्षा को उधर नहीं जाने देते और उधर से ठंडी हवा को इधर नहीं आने देते। अगर ये हिमालय ना होता तो इधर का ठंडा हवा इधर आ जाता। अब भारत भी जैसा रशिया का हाल है, जैसे यूके यूएस का हाल है, ठंडी होती है, वैसे भारत में भी ठंडी होती है। और दूसरा कि ये हवाएं यहाँ से क्रॉस कर जाती, यानी कि यहाँ पे भी बारिश नहीं होती, यानी ये जो एरिया है पूरा ठंडा डेजर्ट बन जाता, ठीक है। तो हिमालय इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से हम बताते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो विश्व की सबसे नवीन एवं ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, जिसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। ये हिमालय पर्वतमाला मध्य एशिया से आने वाली
ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है और साथ ही साथ भारत में मानसूनी वर्षा से भारत को बचाती है। ठीक है, अब हिमालय को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हिमालय को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय दूसरा है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं हम लोग। सॉरी, हिमाद्री। तीसरा है हमारा मध्य हिमालय। और चौथा है शिवालिक, इसको लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक, इसको पूर्वांचल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, 1 मिनट बस रुकना, बस 2 मिनट की बात है। एग्जैक्ट बताती हूँ आपको ये कहाँ पे राइज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय, ये है महान हिमालय, ये है मध्य हिमालय और ये है हमारा पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और ये है हमारा पूर्वांचल। तो ये है हिमालय का फॉर्म। ठीक है, हाँ एक चीज में हो सकता है डाउट हो कि हाँ हम लोग को मैप सिर्फ एक बनाना है, जो हम लोग वहां पे स्टार्टिंग में बनाए थे ना, स्टार्टिंग में इंट्रो के टाइम, बस वही वाला मैप रहेगा। हम सब जगह बस दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि तुम लोग आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैप हम बस बना रहे हैं। नहीं लगता हमको मैप बनाने का ये हो गया, हम आजकल हर चीज में बस मैप ही ड्रॉ करते रहते हैं। भले मैप बनेगा कुछ अच्छा नहीं, ऐसा मैप नहीं बनाया कि जाना एग्जाम हॉल में। ठीक है, वरना जो सही सही नंबर लिखने पे मिल रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग को मेंटेन करके रखना है। हाँ, तो हिमालय के 4 पार्ट है, हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, फिर मध्य हिमालय जिसे पूर्वांचल के नाम, सॉरी हिमाचल के नाम से जानते हैं, हिमाचल बोलते हैं इसको, पूर्वांचल नहीं, हिमाचल, सो सॉरी, हिमाचल के नाम से जानते हैं, और लघु हिमालय जिसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हिमालय हुआ, इसको भी रेस कर देते हैं। अब हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या था, उत्तर का विशाल मैदान, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर की मैदान, उत्तर की मैदान। ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड उत्तर की मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के निक्षेप से हुआ है। इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा जो लाया गया निक्षेप है उससे होता है। हम लोगों को पता है यहाँ पे 3 मुख्य नदी धारा है। एक तो है सिंधु जो ऐसे करके हमारा पाकिस्तान में चली जाती है, दूसरा है गंगा जो ऐसे जाके हमारा बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र
जो भी बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो ये मेनली ये जो एरिया है इसकी फिर बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यमुना, घग्गर, ये सब आके यहाँ पे मिलती है। तो ये जो एरिया है ना मेनली नदियों के पास बना है। तो नदियां क्या करती है, नदियां निक्षेपों को यानी अवसादों को लेकर आती है। तो ये जो पार्ट हमारा बना है वो मेनली हिमालय और प्रायद्वीप जो नदियां है उसके निक्षेपों के द्वारा लाई गई मिट्टियों के कारण बना है। ठीक है, यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है। यह मैदान सिंधु, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित है। 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये लगभग फैला है। इसका जो पूरा एरिया है वो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। यह मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे सबसे उपजाऊ मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये भारत की 3 नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानों में आती है। ठीक है, हाँ, तब भारत का उत्तर का जो मैदान है उसे भी हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट्स है हमारा भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा है हमारा खादर। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग को इतना ही जानना है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से निर्मित है। यह मेनली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा विकसित है और ये भारत के लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है ना। और यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है और यहीं पे सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बस इतने, और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो कि है भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं। इसको रहने देना चाहिए था। अच्छा, बस 2 मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा उत्तर के मैदान के बाद हमारा है मरुस्थलीय क्षेत्र। तीसरा है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत का सबसे प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र थार मरुस्थल है। भारत का जो है सबसे प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है थार मरुस्थल, जो मुख्यतः राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ वर्षा बहुत कम होता है तथा जलवायु बहुत शुष्क है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। और यहाँ पे ऊंट प्रमुख साधन है, ऊंट यहाँ का प्रमुख साधन है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो इसी क्षेत्र में कृषि के विकास से हुआ था। पशुपालन भी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है और जैसलमेर, बीकानेर जैसे क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पे जलवायु बहुत शुष्क है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, और कुछ जैसे यहाँ के जिले हैं, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर, ये पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये हमारा तीसरा हुआ। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। 2 मिनट रुकते हैं बस पानी पी ले रहे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं जो है हमारा दक्षिण का पठार, चौथा। दक्षिण का पठार, ये है हमारा दक्षिण का पठार। हाँ, तो जो दक्षिण का पठार है हमारा, दक्षिण भारत का जो पठारी भाग है वो मुख्यतः गोंडवाना का हिस्सा माना जाती है। जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जब स्टार्टिंग में बनी थी तो इतने सारे महाद्वीप महासागर नहीं थे, बल्कि बस एक महासागर और एक महाद्वीप था। ठीक है, तो उस एक महाद्वीप
को पेंजिया बोला गया। पेंजिया फिर बाद में विखंडित हुआ, उसमें से एक गोंडवाना लैंड है, एक अंगारा लैंड है, ठीक है। तो ये जो दक्षिण का हमारा जो पठारी भाग है, यही बोला जाता है कि ये उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर वो गोंडवाना लैंड वगैरह बहुत बार टूटते हैं, फिर जाके हमारे सात महाद्वीप और महासागर बने, ठीक है। तो ये जो हमारा दक्षिण का पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना का हिस्सा माना जाता है। और ये भारत का सबसे प्राचीन और त्रिकोणीय आकार का पार्ट है, सबसे प्राचीन भाग है। और इसका त्रिकोणीय, देखो ये ट्राइंगल के शेप में बन रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको त्रिकोणीय आकार का बोलते हैं, है ना। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर तक है। और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, यानी कि अभी हम लोग जितना डाइवर्जन देखे, जितना भी डिवीजन देखे, उन सब में ये जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा नजर आता है, ठीक है। तो ये सबसे भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह क्षेत्र कठोर चट्टानों से निर्मित है और यहीं से बहुत सारी खनिज संपदा भी मिलती है। यहीं से जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां इसी जगह से फ्लो करती है, ठीक है। तो बस हम लोग को इसमें इतना ही जानना है। हमारा नेक्स्ट है हमारा तटीय प्रदेश, पांचवा है तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश क्या होता है? भारत के दक्षिण भाग में समुद्र तल, सबसे पहले तटीय प्रदेश जानो। तट उस जगह को बोलते हैं जिसका तीनों भाग प्रायद्वीप, जिसका तीनों भाग समुद्र से घिरा उसको प्रायद्वीप बोलते हैं ना। तो तटीय प्रदेश, भारत का जो दक्षिण भाग है, ये जो भाग है इसको दक्षिण का भाग बोला जाता है, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिण भाग है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इधर अरब सागर है, इधर इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और भारत का जो तटीय भाग है उसका तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। यानी इस भाग में इस पूरे की लंबाई कितना है? 7,516 किलोमीटर। इस तटीय भाग को दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय क्षेत्र, और दूसरा है पूर्वी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है कच्छ का मैदान, ये जो गुजरात में कच्छ स्टार्ट होता है वो कच्छ से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब वही जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। अब पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से हमारा कन्याकुमारी तक। पश्चिम तटीय मैदान जो है वो थोड़ा संकरा है, यानी पतला है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा थोड़ा सा विस्तृत है, यानी कि मोटा है। इधर का एरिया थोड़ा कम है, और ये एरिया बोला जाता है ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है, मोटा है। इन दोनों ही क्षेत्रों में बंदरगाहों का विकास हुआ। बंदरगाह वो जगह होती है जहां दूसरे देशों के समुद्री जहाज या बड़े बड़े जहाज आके ठहरते हैं और व्यापार करते हैं, ठीक है। जैसे मुंबई हो गया, मुंबई हमारा यहाँ है, चेन्नई, कोच्चि, ये सारे प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। और ये बंदरगाह यही क्षेत्र बोलते हैं हमारा पर्यटन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। बस हम लोग को इसमें इतना ही जानना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपना अगला, हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है द्वीप समूह। छठा, सबसे लास्ट पहुंच गए हम लोग, द्वीप समूह। द्वीप उस जगह को बोलते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। हमारे भारत में लगभग 1,000 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको दो पार्ट्स में, दो समूहों में विभाजित किया गया है। एक हमारा लक्षद्वीप और एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में लगभग 1,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं जिसको दो मेन समूहों में बांटा गया है। पहला है हमारा लक्षद्वीप समूह, और दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ, तो
अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो मुख्यतः ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। यानी यहाँ पे जो द्वीप बना वो ज्वालामुखी की क्रिया, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। जबकि हमारा जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में पड़ता है, उस द्वीप का निर्माण प्रवाल के कारण हुआ, कोरल रीफ्स के कारण हुआ है। ठीक है, ये द्वीप प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री जैव विविधता, पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सामरिक दृष्टि से भी इन द्वीपों का बहुत महत्व है, क्योंकि हिंद सागर में भारत, क्योंकि ये हिंद महासागर में है जो भारत की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। अरब सागर, बे ऑफ बंगाल हिंद महासागर में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब इसका एक लास्ट हम लोग को बस कंक्लूजन लिखना है साथ में, कि भारत की भू आकृतिक संरचना देश के प्राकृतिक एवं आर्थिक प्रगति का आधार है। हिमालय मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह देश की जलवायु को, कृषि को, परिवहन को, जनजीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा भोजन, जल, परिवहन आदि का संबंध इन्हीं चीजों से होता है। इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम, नमामि गंगे योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम और तथा पर्यावरण संरक्षण योजनाएं जैसी बहुत सारी चीजों का क्रियान्वयन भी कर रही, ताकि हमारी भौगोलिक विविधता अच्छे से बनी रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हम और आप यानी हम जनता मिलकर इसके लिए प्रयास ना करें। ठीक है, तो ये हमारा आज पहला टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के उच्चावच रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ आप नोट्स बना लीजिए, और नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नोट्स हम आपको दे देंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इसके और आगे की सीरीज आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को और बेटर बनाएं। थैंक यू।